बड़े मकामात पर कोशिश कर रहे हैं। पार्टियों के कायदीन अपनी अपनी जमातों की और इत्तेहादियों की हुकूमत बनने के दावे कर रहे हैं। आने वाले चंद दिन कौमी सियासी मुस्तकबिल के हवाले से इंतहाई अहम हैसियत रखते हैं। यकीनी तौर पर आज़ाद, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, MKM और दीगर जमातें आइंदा के कौमी मंजरनामे में मुतहरक और फ़ाल किरदार करती नजर आएंगी। ताहम इस बात पे कोई शक शुबा नहीं है कि वतन अजीज को आने वाले दिनों में ख़ास तौर पे जो मुआशी मसाइल और मुश्किलात का सामना है, IMF की किस्त है और दीगर जो इशूज़ हैं, उस हवाले से फौरी तौर पे कौमी इस्तेहकाम की अशद ज़रूरत है। वतन अजीज किसी नए बहरान का शिकार नहीं हो सकता। इसके लिए तमाम तर जिम्मेदारी कौमी सियासत पर आयद होती है कि कायदीन कौम को, मुल्क को इन बुरानी कैफियत में मजीद धकेलने की बजाय वतन अजीज को खुशहाली की शाहरा पर गामजन करने की तरफ ले जाए। फ्रेंड्स, आज के प्रोग्राम के आगाज में अब्दुल फरीदी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आज के अखबारात की काबिल जिक्र खबरों से हमारे फ्रेंड्स को नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, आज जंग की जो शायद सुर्खी है उसमें कौमी असम्बली के अरकान की उन्होंने बात की है कि कौमी असम्बली के आज़ाद अरकान 91, नून लीग के 64, पीपल्स पार्टी के 50 नशिस्तों पर कामयाब हुए। JUI का IPP 2 सीटें ले सकी। इसमें जो उन्होंने बताया KP के असम्बली में आज़ाद 83, नून लीग के 5, JUI के 5, जबकि बलूचिस्तान असम्बली में पीपल्स पार्टी के 8, नून लीग के 7, आज़ाद 5 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर सके। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, खुर्शीद शाह, बैरिस्टर गोहर, अली मोहम्मद खान, असद कैसर, शहरयार अफरीदी, जमशेद दस्ती कामयाब उम्मीदवारों में शामिल हैं। जबकि अहमद वली, शेख रशीद, अमीर हैदर होती, सरवर खान और चौधरी निसार जो है वो इलेक्शन हार गए हैं। इसी तरह ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, सरदार अख्तर महंगल, जरताज गुल, हनीफ अब्बासी, साहबजादा महबूब सुल्तान, ओन चौधरी, सालिक हुसैन, अय्याज सादिक इलेक्शन जीतने वालों में शामिल हैं। इनके जबकि साद रफीक, शेख रोहेल असगर, राना सनाउल्लाह, सिराजुल हक, परवेज खट्टक, महमूद खान और जहांगीर तरीन हारने वालों में शामिल हैं। इसी तरह मुर्तजा महमूद, मुस्तफ़ा महमूद, गौस मोहम्मद रईस, मुमताज मुस्तफ़ा, जावेद इकबाल बड़ैच, काजी अहमद सईद, समीउल हसन, मुअज्जम जतोई, आमिर तलाल गोपांग, नवाबजादा इफ्तिखार, अंबर मजीद नियाजी, अवैस हैदर जक्खड़, अम्मार लगारी, हफीजुर रहमान त्रिशक और शमशेर अली मजारी, अवैस लगारी भी कौमी असम्बली नशिस्तें जीत चुके हैं। ये थी जंग की शायद सुर्खी। और इसी तरह खबरें की शायद सुर्खी भी इसी से मिलती जुलती है। इसमें उन्होंने ये बात की है, जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार ने मैदान मार लिया। बहावलपुर में नून लीग जब सबसे ज्यादा नशिस्तें लेने में कामयाब हुई। इसी तरह उन्होंने नामों की भी वो की है। और अगर हम दुनिया अखबार को देखें तो इसमें जो है उन्होंने यही बातें करते हुए पंजाब असेंबली नून लीग 128, पीपल्स पार्टी 10, आजाद उम्मीदवारों की 127 नशिस्तें, सिंध असेंबली में PPP 88, MKM 20, आजाद उम्मीदवार 14 फाते करार दिए गए। यहाँ भी उन्होंने जो है ना फजल रहमान का ये कहा है कि भी एक सीट पर वो हारे हैं और एक सीट पर वो जीते हैं। तो यहाँ अगर हम ये देखें कि मियाँ नवाज शरीफ ने जो है वो अपनी स्पीच की है, वफाक और पंजाब में नून लीग सिंगल बड़ी पार्टी बन गई है, ये उन्होंने दावा किया है। शहबाज शरीफ, जरदारी व दीगर से राब्ता करें और सब मिलकर जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालें। जख्मी का लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने। तो इसी तरह जो है आप तो इसमें खबरें ने जो है मियां नवाज शरीफ की तकरीर का कहा है कि सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं, हमारा एजेंडा सिर्फ खुशहाल पाकिस्तान मिलकर किरदार अदा करें। ये उन्होंने कहा है कि यहाँ भी उन्होंने कहा है कि भी शहबाज शरीफ को टास्क दिया है। नवाज शरीफ का PPP, MKM और JUI के साथ मिलकर मखलूत हुकूमत बनाने का भी उन्होंने ऐलान किया है। ये आज की ये शायद सुर्खियां थी अखबारात की जो है। इसके अलावा जो है यहाँ जो अहम खबर जो मैंने देखी है वो मलिक साहब ये देखी है कि हमारे जो वजीर दाखिला साहब है ना,
उन्होंने कहा है कि जंग में उन्होंने कहा है धमाकों के बाद इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद करना मजबूरी थी। ये उन्होंने उज़र पेश किया है जो मोबाइल सर्विस इलेक्शन के दौरान बंद थी। और इस मोबाइल सर्विस के बंद होने की वजह से मलिक साहब जो अरबों रुपए का सॉफ्टवेयर खरीद करके इंस्टॉल किया गया था, इलेक्शन कमीशन ने जो किया है तो वो फिर किसी खाते का नहीं रहा। तो ये उन्होंने कहा धमाकों के बाद इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद करना मजबूरी थी। तो इस मोबाइल सर्विस पर जो है ना बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात मुख्तलिफ पार्टियां भी जो है ना कर रही हैं। और मोबाइल सर्विस बंद होने की वजह से हमारे जो रिजल्ट हैं कौमी और सूबाई असेंबली के जो हल्कों से आने थे, प्रिजाइडिंग अफसर ने देने थे, वो भी ताखीर से आए हैं इसी वजह से। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया था उसमें वो रिजल्ट मलिक साहब मुझे तो आज पता चला है कि मेरी एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर से गुफ्तगू हुई है। उन्होंने कहा वो सॉफ्टवेयर जो था जो हमारे मोबाइलों पर इंस्टॉल किया गया था उसमें तो आप मीडिया तक जो है ना वो रसाई थी ना, वो जो अपलोड करते फॉर्म 45 वो मीडिया के पास भी जाता, इलेक्शन कमीशन के पास भी जाता, वो जो है सॉफ्टवेयर के जरिए जो है रिटर्निंग अफसर के पास भी जाता, डीआरओ के पास भी जाता जी। और ये मैं समझता हूँ कि ये उनका कहना है। हाँ जी। ये सारी चीजें जो आ रही हैं सिस्टम की जो नेट की बंदिश की वजह से जो ये शिकायत आई हैं, इन शिकायत पर पूरी कौम परेशानी का शिकार है। और जो वतन अजीज से मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो इस बात के ख़्वाह है कि मुल्क को किसी नए शेख साहब बहरान में धकेलने की बजाय सियासतदानों को मिलजुल कर एक पेज पर बैठकर वतन अजीज के लिए आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ मलिक साहब एक खबर का मैं और जिक्र करूंगा, इलेक्शन नतीजे जो भी हो पाकिस्तान के लिए IMF से गुफ्तगू अहम है, ये कह रहे हैं ब्लूमबर्ग। जो हाँ जी ब्लूमबर्ग ये पाकिस्तान में अमरीकी आर्मी जरीदा है। ये इनकी हैसियत पाकिस्तान में क्या है? ये एक जरीदा है अमेरिका का जी। ये ब्लूमबर्ग ने अपनी जो है वो की है, ये आर्मी जरीदा ब्लूमबर्ग ने मुल्क के आम इंतखाबात के हवाले से कहा है कि इलेक्शन के नतीजे जो भी हो पाकिस्तान के लिए IMF से गुफ्तगू अहम है जी। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान में आम इंतखाबात पर एशिया फ्रंटियर कैपिटल के फंड मैनेजर रोजर्स डिसाइड से गुफ्तगू करते हुए जो सारी ये यकीनी तौर पर 350 बिलियन जो है डॉलर वो हमने देने वापस करने हैं। और ये यकीनी तौर पर जो इस वक्त पाकिस्तान से ये हकीकी मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनको इस बात का पूरी तरह अंदाजा है कि पाकिस्तान इकॉनमी अगर खुदा न खास्ता डीरेल हुई तो उसका खुमियाजा मलिक साहब हुकूमत पाकिस्तान डिफॉल्ट की शक्ल में भुगतना पड़ सकता है। हमें उसका खुमियाजा किसी और नाकाबिल तलाफी नुकसान की शक्ल में भुगतना पड़ सकता है। हुकूमत पाकिस्तान ने आइंदा 6 माह में बहुत सी अदायगियां करनी है जी, जिसमें पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों की सूरत हाल गैर यकीनी है। हुकूमत अक्सरियत से बने या मखलूत या नया बेल आउट प्रोग्राम चाहिए। यहाँ ये यकीनी तौर पर हमारी सियासी यही हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि हमारी जो सियासी लीडरशिप है उसको इस बात का बखूबी अंदाजा होना चाहिए कि पाकिस्तान जिन मुआशी मसाइल का शिकार है उसके लिए किसी नए खींचातानी और किसी नए बहरान का ये वतन शिकार नहीं होता। इस वक्त एक बात और काशो साहब मैं करके फिर आपकी तरफ वो जो है ना वो करता हूँ। ज़र मुबादला के ज़खायर में 17 करोड़ 30 लाख डॉलर की कमी हुई है। ये जो इंडिकेटर है ये भी पॉजिटिव नहीं है, ये गलत। मतलब सबसे पहले तो मैं आपसे ये अर्ज करूं कि हुकूमत की जो तोड़ का जो सिलसिला है वो जारी है जी। पॉजिटिव जेस्चर जो आया है सियासी क़यादत की तरफ से और हमारी पाक अफवाज की तरफ से वो बड़ा जबरदस्त है और बड़ा पॉजिटिव है जी। उसमें जो सबसे पहले जो पहला इनिशिएटिव लिया गया वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से किया गया और उन्होंने पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत को ये कहा है कि आए और मिल बैठकर हुकूमत बनाते हैं। हमारा मकसद हुकूमत बनाना नहीं होना चाहिए, हमारा मकसद जो है वो पाकिस्तान को मसाइल के गर्दाब से निकालना होना चाहिए और इसके लिए एफर्ट का बाकायदा आगाज भी शुरू हो चुका हुआ है। हाँ जी। और इस हवाले से उन्होंने फजल रहमान से भी रब्ता किया, इस हवाले से उन्होंने मैगल से भी रब्ता किया, इस हवाले से उन्होंने
आसिफ अली जरदारी से भी रब्ता किया और इस हवाले से जो MKM से भी रब्ते हुए और इस हवाले से वो आज़ाद उम्मीदवार जो जीते हैं उनके साथ भी वो मुलाकातें और गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो शुरू कर चुके हैं। सही। यानी मतलब ये कि अगर एक ऐसी मुतफिका शानदार हुकूमत बगैर किसी तनाज़े के पाकिस्तान में वजूद में आ जाती है तो ये सारे मसाइल से निपटना जो है जिनकी निशानदेही फरीदी साहब फरमा रहे थे कि हमने IMF को किस्तें भी देनी है, हमने जो है वो दीगर मसाइल का सामना भी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आम फर्द जो है उसको महंगाई की जो चक्की में पिस रहा है मरना है ना, उसको भी निकालना है, लेकिन ये भी अगला मरना है। इससे पहले चूंकि हुकूमत साजी बुनियादी मरना है इस वक्त जो है, अगर हुकूमत साजी खुशअस्लूबी से सरअंजाम पा जाती है बगैर किसी लंबी तकरीब के, नए बहरान को जन्म लिए बगैर, कोई सियासी बहरान को जन्म लिए बगैर, अब हुकूमत PTI बनाए या हुकूमत ये PDM मिल के बनाए, जो भी शक्ल उसकी बनाए, अगर वो मुतफिका एक अच्छे अंदाज से हुकूमत वजूद में आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी बहरान है वो टल जाएगा और इससे पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आना शुरू हो जाएगा। ये जो डॉलर्स की कमी वाक़ई हो रही है या ज़खायर की कमी वाक़ई हो रही है, ये फिर कंट्रोलेबल चीजें हो जाएंगी जब एक मुतफिका सियासी हुकूमत बतरीके एहसन वजूद में आ जाएगी। अगर खुदा न खास्ता ये तकरीब के जरिए हुकूमत वजूद में आती है तो फिर ये बहरानों में इजाफा तो हो सकता है, फिर कमी नहीं, किसी हार्स ट्रेडिंग के जरिए किसी और कोई भी नेगेटिव रास्ता इख्तियार करके। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी मैं ये अर्ज करूंगा कि हमारी सियासी क़यादत इस मरतबा बहुत मैच्योरिटी का मुजाहरा कर रही है। इस मरतबा किसी क़यादत ने ये नहीं कहा कि जनाब हरू भरू मुझे वजीर आजम बनाया जाए, ये बात अब वहां से निकल चुकी है। वो ये यानी नवाज शरीफ साहब ये जिद छोड़ चुके हैं कि जनाब मुझे वजीर आजम बनाया जाए, और इसी तरह आसिफ अली जरदारी साहब ने भी इसमें लचक का मुजाहरा किया है कि जरूरी नहीं है कि मुझे ही वजीर आजम बनाया जाए। यानी मकसद ये है कि पाकिस्तान उनकी पहली तरजीह पे अगर आ जाता है हमारी सियासी क़यादत के, और जो अच्छा काम हुआ है वो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो स्टेटमेंट आया है और उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन ने जिस अंदाज में जिस बतरीके एहसन इंतखाबात के अमल को जो है सरअंजाम दिया है उस पर, और सियासी क़यादत को भी उन्होंने कहा है कि वो भी बतरीके एहसन जो है अपना अगला अमल जो है वो स्मूथ लेकर चले। तो ये बड़ी पॉजिटिव चीजें हैं। सही बात है, इसमें काफी सारी चीजें पॉजिटिव भी हैं और करने का बहुत सारा काम शेख साहब अभी बाकी भी है, क्योंकि वतन अजीज में जो मसाइल और जो जख्म जिनकी तरफ बहुत सारी शख्सियात और मुबसरीन ने दानश्वरी इजहार भी करते हैं, वो बहुत सारे हमारे जख्म जिस्म पे जख्मी है और मुख्तलिफ किस्म के जो दाग है वो हमारे बॉडी पे लगे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे क्योंकि कौमी सोच की जिसकी जरूरत है और कौम जिसका तकाजा करती है वो अगर अपना ली गई तो फिर कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान जो चंद दिनों में तरक्की की राह पर गामजन ना हो सके। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर एक बराह रास्त कमेंट आया है मेरे भाई वकास अलवी साहब का जी, और उन्होंने मुझे मुखातिब करके एक प्रोग्राम का हवाला दिया और एक जुमला जो है उस प्रोग्राम से निकाला है। अच्छा, वो फरमाते हैं इनायत भाई आप तो बोल रहे थे कि लिया से भाग गए हैं। वो मैंने भागने की बात उस तनाजुर में की थी कि इन्होंने प्रोग्राम नहीं किए, इनको प्रोग्राम करने चाहिए थे, क्योंकि सियासी एक्टिविटी से भागना कोई दानिशमंदी नहीं होती, हालात कुछ भी हों। मैं हमेशा इस बात का कायल रहा हूं कि हालात चाहे जिस नहज पर हो, आप चाहे जिस सतह पे खड़े हैं, आपको अपनी एक्टिविटी अपना दायरा नहीं छोड़ना होता। तो मैं सिर्फ इस हद तक कह रहा था, किसी की दिल आजारी मकसूद न थी, न है, न आइंदा होगी। जी, बहुत शुक्रिया इनायतुल्लाह काशी साहब, आपने वजाहत की और वकास अलवी साहब के पॉइंट को आपने डिस्कस किया। यकीनी तौर पर फ्रेंड्स, हमारे इस प्रोग्राम का मकसद आपसे गुफ्तगू करना और आपको दिन भर की जो ताज़ा तरीन खबरें होती हैं, लिया के जो काबिल ज़िक्र जो वाक़यात होते हैं उनमें से चंद एक आपके साथ शेयर करना, आपका उस पर इनपुट लेना, आपकी राय की रोशनी में कुछ चीज़ों को मज़ीद बेहतर करने के हवाले से हम आवाज़ होना, ये आज हमारे प्रोग्राम का न सिर्फ आज बल्कि जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है उस वक्त से इसका यही। अच्छा, आपने लिया की बात की है तो मैं थोड़ा सा आपसे आज एक सवाल करूंगा। जी बिस्मिल्लाह। वो ये कि आज सारा दिन सोशल मीडिया पे एक क्लिप वायरल रहा है
और उसमें दो चीजें आज वायरल रही है पूरे पंजाब के। अगर आप फेसबुक देखें, ट्विटर देखें, तो उसमें दो चीजें लिया के हवाले से बहुत ज्यादा डिस्कस हुई हैं। एक तो मुजीबुर रहमान शामी साहब का क्लिप था, और जिसमें उन्होंने ये कहा कि कमिश्नर डीजी खान की तरफ से, उन्होंने बाकायदा नाम भी लिया उनका, कि डीसी लिया ऊपर जो है वो दबाव डाला गया कि वो नताए तब्दील करें। और ये गुफ्तगू उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में की, और वो गुफ्तगू आज सारा दिन वायरल रही और लिया शायद का टॉप 10 मौजू बना रहा। और फिर शहरियों की जानिब से शाबाश डीसी लिया जिंदाबाद, डीसी लिया नडर, डीसी लिया बेबाक। अवाम की तरफ से जो रद्द-ए-अमल था वो ये आया कि डीसी साहब को जो है वो उन्होंने कहा कि इन्होंने बात मानने से इनकार कर दिया, और जाहिर है शहरियों की शाबाश बनती है। शहरियों ने भी इस बात को बड़ा सराहा। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके जराए क्या बताते हैं कि इसकी हकीकत क्या है? ये मुजीबुर रहमान शामी साहब ने जो बात की है, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? आपके पास इस हवाले से क्या मालूमात है? जी, बहुत शुक्रिया मिनायतुल्लाह काशिफ साहब, आपने मुझसे पूछा। इसमें मैं अपना जो मेरी राय है उसमें मैं आपको शरीक करता हूँ, और वो ये है कि लिया में बिलाशुबा इंतखाबात पुरअमन भी हुए और गैर जानिबदार और शफाफ भी हुए। बिल्कुल ऐसे इसमें जो ज़िली इंतज़ामिया है और उसकी जो तमाम मशीनरी है, वो सारी की सारी बशमूल कानून नाफिज करने वाले इदारों के, वो सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बिलाशुबा। और उसके साथ साथ हमारी जो सियासी जमातों के उम्मीदवारान हैं, ओहदेदारान हैं, कारकुनान हैं, वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने भी पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद में अपना जो पॉजिटिव रोल है वो अदा किया। मैं सब थोड़ी सी मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, थोड़ा सा ऐड करूंगा कि इसमें चाहे हारने वाले उम्मीदवार हैं, चाहे जीतने वाले उम्मीदवार हैं, दोनों की तरफ से इस तरह के जो गुफ्तगू हो रही है, इस पर किसी किस्म की कोई गुफ्तगू किसी पार्टी ने, किसी हारे हुए उम्मीदवार ने इस तरह की कोई गुफ्तगू नहीं की है। ना जीते हुए ने कही है, ना हारे हुए ने कही है। ये बड़ा अहम पॉइंट है। ये मैं जी, एक इंतहाई अहम पॉइंट है, और इस वीडियो क्लिप का ये वो नुक्ता है जिसको हमने आगे चलकर डिस्कस भी होना है। किसी कोशिश करेंगे कि कल इस बात पे या इस वीडियो पे मुकम्मल एक प्रोग्राम हम करें। बिल्कुल। अच्छा, अगर आज आपने ये पूछ लिया है तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो मुजीबुर रहमान शामी साहब ने ये बात 1 मिनट 13 सेकंड उन्होंने लिया को डिस्कस किया है जी। शामी साहब का जो मकाम है पाकिस्तानी सहाफत में, वो किसी से भी ढका छुपा नहीं है। बुजुर्ग सहाफ़ी हैं, कौमी उमूर पे गहरी नज़र रखते हैं, और पाकिस्तान की जो टॉप लीडरशिप है उनके साथ वो बराह रास्त राब्ते में रहते हैं। अब मैं मुजीबुर रहमान शामी साहब की उस सारी गुफ्तगू को अगर 100% दुरुस्त तस्लीम कर लूं जी, तो अब ये सवाल बनता है कि कमिश्नर साहब के फोन को पर जी उसकी जो शिकायत की गई चीफ सेक्रेटरी साहब को, जी, चीफ सेक्रेटरी साहब ने उस पे क्या रद्द-ए-अमल दिया है जी। ये शामी साहब हम तो इस बात से अभी बेखबर है। ये सारा जानने के लिए आज मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब को फोन किया जी, उनको मैंने मैसेज भी किया, मगर उनकी तरफ से अभी तक लगभग 5-6 घंटे गुजर गए हैं, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया जी। अगर शामी साहब कौम को ये बता देते कि इस शिकायत या इस मुदाखलत बेजा पर चीफ सेक्रेटरी साहब के नोटिस में आने के बाद गवर्नमेंट पंजाब ने वो क्या रोल प्ले किया है, क्योंकि वो पूरे पंजाब के इंतखाब को मॉनिटर कर रहे थे, उनका रोल बनता था ना कि उन्होंने क्या रोल किया है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कमिश्नर साहब लिया में किसी खास उम्मीदवार को जितवाना चाहते थे या सबको जितवाना चाहते थे। तीसरी बात यह है कि अगर डिप्टी कमिश्नर लिया को ये फोन किया गया है तो लामहला मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर और डेरा गाजी खान वालों को भी फिर फोन किया गया होगा। फिर उसके बाद जो है बहावलपुर वालों को बहावलपुर के कमिश्नर साहब ने भी फोन किया गया होगा। चलो, हमारे डीजी खान डिवीजन में डीजी खान का रिजल्ट तब्दील ना हो सके, हमारे वहां से कोई शिकायत नहीं आई, हमारे मुजफ्फरगढ़ से कोई शिकायत नहीं आई, लिया से ये कैसे? तो ये बहरहाल जो है ये सवालिया निशान मौजूद है। अगर डीसी साहब को
ये जिस शामी साहब ने कहा कि जी उन्हें जान का खतरा है, तो लामहला फिर जान का खतरा, तो इससे बड़ी बात तो हो नहीं सकती। फिर क्या डिप्टी कमिश्नर साहब ने कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई है इस हवाले से कि मेरी जान को खतरा है? डीपीओ को कोई दरख्वास्त दी हो, डीपीओ को कोई लेटर लिखा हो कि जनाब मेरी जान को शदीद तरीन खतरा हो चुका है और मेरे कमिश्नर से, क्योंकि मैंने रिजल्ट तब्दील नहीं किए, कोई उन्होंने कोई रिपोर्ट की है? यही जानने के लिए तो फोन किया था ना जी। तो मुझे तो इस बारे में अभी बेखबरी है। ताहम एक ब्यूरोक्रेटिक भी एक रवैया होता है, प्रेशर आते हैं, अफसरान पे प्रेशर आते हैं, हुकूमतों पे प्रेशर आते हैं, सरकारी इंतजामिया पे प्रेशर आते हैं जी। उन प्रेशर्स को बेयर भी किया जाता है, और ऐसे प्रेशर जो नॉन बेयरेबल हो तो फिर उनके खिलाफ फिर कानून का रास्ता मौजूद है, यही तो मैं वो कानून का रास्ता फिर इख्तियार किया जाता है। अब हुआ ये कि इस 1 मिनट 13 सेकंड के मीडिया टॉक ने इंतखाबी अमल जिस पे हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अब उस तहफ़्फ़ुज़ात को इस टाक ने मजीद गहरा किया, बिल्कुल, यानी मशकूक कर दिया है पूरे के पूरे अमल उस शफाफियत को। अच्छा मलिक साहब, आपने भी पोलिंग देखे हैं, आज फरीदी साहब ने भी पोलिंग देखे हैं, मैंने भी पोलिंग मैं आपको ना एक और बात बताऊं जी। आज गुलाम अब्बास भट्टी साहब ने एक लाइव कॉल की है, वीडियो कॉल की है, ठीक है। उन्होंने बताया है कि जी हमने इलेक्शन में क्यों हारे हैं, उसकी वजूहात उन्होंने बताई है। उसके बैलेट पेपर चूंकि उनका हल्का 3 हलकों में फाल करता था कि वो इंतखाबी निशान के मुख्तलिफ होने की वजह से, क्योंकि एक हल्के में उनका निशान उनका अपना निशान मोर था, कौमी असम्बली के उम्मीदवार का निशान भी मोर था, और पीपी 282 में भी उनका दूसरे उम्मीदवार का निशान मोर था। तो फिर इस तरह मोर का निशान करते करते उनका निशान तकसीम हो गया, उनके वोट तकसीम हो गए। उन्होंने मगर एक बात जो खास तौर पे कही है, उन्होंने किसी भी जगह पर कोई धांधली या मुदाखलत इसको उन्होंने रिजेक्ट किया है। बिल्कुल ऐसे तो इसलिए बहरहाल ये बात सवाल तलब है और इसकी होनी चाहिए। डीसी साहब का जो रोल है वो बड़ा लिया में उनकी पोस्टिंग के दौरान उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, और इस इलेक्शन का जो एक बड़ी एक्सरसाइज है उसके बाद ये जो मुजीबुर रहमान शामी साहब ने जो बात की है उसके बाद डीसी साहब का जो मौक़िफ़ है उसको सामने आना चाहिए। मेरे ख्याल में रात इस क्लिप के वायरल होने के फौरन बाद डीसी लिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। मीडिया को भी एतमाद में लेते, सियासी क़यादत को भी एतमाद में लेते, लिया के शहरियों को भी एतमाद में लेते कि इस वाक़या की सच्चाई क्या है। मगर साहब आपने भी पोलिंग देखे हैं, फरीदी साहब भी सारा दिन पोलिंग पे रहे, मैं भी पोलिंग पे रहा, बहुत सारे मुबस्सरीन भी थे, बहुत सारे और मुबस्सरीन भी थे, पूरा प्रेस क्लब जो है वो एक्टिव था इस हवाले से। वैसे सच्ची बात ये है, सियासी जमातें खुद भी थी, सियासी जमातें खुद भी बहुत ज्यादा एक्टिव थी। अच्छा, जीतने और हारने वाले लोग अगर फर्ज करते हैं कि ये बात ऐसी हुई है तो ये समझ नहीं आई कि ये यानी अभी तक डिप्टी कमिश्नर की खामोशी समझ में नहीं आ रही है। डिप्टी कमिश्नर को फौरी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने आना चाहिए, प्रेस रिलीज जारी कर देते। नहीं, इसमें ना एक बात तो हो गई है जी, शामी साहब के उस फोन उस टॉक के बाद जी, अब कमिश्नर डेरा गाजी खान बैकफुट पे चले गए, अब वो दिफाई पोजीशन में चले गए। नहीं देखे ना, दिफाई पोजीशन होता तो दिफाई पोजीशन पे जाते, मैं यही दोनों सूरतों में वो दिफाई पोजीशन में चले गए। अगर इशू है तब भी वो दिफाई पोजीशन में चले गए, और अगर नहीं है मलिक साहब, हाँ जी, अगर वो दिफाई पोजीशन पे हैं, मैं फर्ज कर लेते हैं आपकी बात को मैं सब कर लेता हूँ, अगर वो दिफाई पोजीशन पर है तो क्यों कोई मैसेज कोई कॉल डिप्टी कमिश्नर, मैं फिर वही अर्ज कर रहा हूँ, जब तक डिप्टी कमिश्नर खुद या इस बात को ऑन करे या इस बात को डिसऑन करे। अब ये जिम्मेदारी दोनों तरफ आयद होती है, डिप्टी कमिश्नर साहब पर भी और कमिश्नर साहब पर भी, कि वो कहे कि जनाब मैंने कब, और फिर इसके अलावा सिर्फ कमिश्नर पर नहीं मलिक साहब, इसके अलावा उन्होंने फिर चीफ सेक्रेटरी का भी उसमें हवाला आ गया कि भी डीसी लिया ने चीफ सेक्रेटरी को फोन किया, तो चीफ सेक्रेटरी वहां से वजारत बैठकर वजारत करें, उनको भी वजारत करनी चाहिए क्योंकि वो पूरे सूबे के हेड है। बिल्कुल। और उस शामी साहब की जुमले में एक बात ये भी है
कि अब डीसी लिया ने कमिश्नर डेरा गाजी खान का फोन उठाना बंद कर दिया। वो कैसे हो सकता है? अब देखे ना, जब कमिश्नर जो है वो डिवीजन के सरबराह है और लिया उसका हिस्सा है, अगर उस डेरा डिवीजन के जो सरकारी मशीनरी के जो कप्तान है, अगर उनका और उनकी टीम का आपस में लाइजान नहीं है और इख्तलाफात पैदा हो गए, तो ये इख्तलाफात, इसका कोई हल तो होना चाहिए। इसमें तो पहली बात तो यह है कि इसकी हकीकत को सामने आना चाहिए कि इसका लेवल क्या है। ठीक है ना? बिल्कुल इस पे इंक्वायरी बैठनी चाहिए, इस पे तहकीकात होनी चाहिए। अब चूंकि ये मामला रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया है और जो सियासत से दिलचस्पी रखने वाले सियासी कारकुनान हैं, पूरे पाकिस्तान के सियासी अमल को जो है मशकूक किया है। जो अहम तरीन बात है ना, शामी साहब जैसे मुतब्बर बंदे को इस तरह की गुफ्तगू करने से इज्तनाब और परहेज करना चाहिए था। उन्होंने अगर ये हकीकत है तो फिर उसके सबूत भी लेके आते, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए अगर ये बात दुरुस्त है। अच्छा, लिया डिवीजन के रूए रवा राना सुल्तान महमूद अख्तर साहब जी जो है वो सरकार लिया डिवीजन माशाल्लाह, वो माशाल्लाह जो है हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उस्ताद मोहतरम, दोनों हाथों से आपको वेलकम, 21 तोपों की सलामी। और इसी तरह जो है ये तालिब हुसैन जखड़ साहब हैं, वो फरमाते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहिब, फरीदी साहिब, काशिफ साहिब, सर आपका प्रोग्राम समाप्त कर रहा हूँ भाई, बहुत शुक्रिया तालिब हुसैन जखड़ साहब, आपको जखड़ बिरादरी की जीत पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद जी। हम पूरी टीम की तरफ से और मुनीर अहमद खोखर साहब की तरफ से भी आपको मुबारकबाद। अच्छा, मुनीर अहमद खोखर साहब जो है वो दिलो जान ग्रेट प्रोग्राम, संगे ब्याब न्यूज माशाल्लाह, वो भी फरमाते हैं ग्रेट प्रोग्राम। और मतलब साहब, अगर आपके पास इस वक्त जो हमारे साथ मैं यहाँ एक बात करता हूँ, अपने लिए की बात करता हूँ। यहाँ हमारे दो बड़ी सियासी जमातें, बड़ी एक तो नई जमात है, एक पुरानी जमात है। उनके डिवीजनल प्रेसिडेंट यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मार इजाज जिलाना साहब कर रहे थे और IPP के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के वो दोनों इलेक्शन हार गए जी। दोनों जमातों के डिवीजनल प्रेसिडेंट हैं और दोनों इलेक्शन हार रहे। फरीदी साहब, यही तो वो नुकता है कि वो देखे ना, सकलैन शाह साहब सामने आते, मार इजाज साहब सामने आते, पीर रफाकत साहब सामने आते, वो ये कहते कि जनाब इस तरह का वकूआ हुआ है, इस तरह का वकूआ नहीं हुआ, नताए तब्दील हुए, नताए तब्दील नहीं हुए। मेरी बात मैं यहाँ एक मिसाल देना चाहता हूँ, अमीर हैदर होती थी ना, उन्होंने जैसे ही, अगर टाइमिंग को आप देखें ना, रात 10:30 बजे तक हमारे इलेक्शन के नताए, सीटें तकरीबन नताए वाज़ेह हो चुके थे कि कौन जीत चुका है, कौन हार रहा है। अगर 10:30-11 बजे तक हमारे जिले की सूरत हाल क्लियर हो चुकी थी, तो रिजल्ट का ताखीर से होना तो शुरू हुआ है, कई 12-1 बजे के बाद जाके हमारे तो नताइज डिक्लेयर हो गए थे। अगर आप हकायक पे आते हैं तो जब फिर कमिश्नर साहब ने जो है इनको फोन किया, ये कहानी मेरी समझ से बाहर था। नहीं, मैं सियासी बात कर रहा हूँ कि हमारे जो दो डिवीजनल प्रेसिडेंट हैं जी, अमीर हैदर होती ने वहां जब अपने इलाके से उनको शिकस्त आई, वो एक जमात के सीनियर नायब सदर, बिल्कुल, उन्होंने शिकस्त को देखते हुए, तस्लीम करते हुए, फिर उन्होंने कहा है कि मुझे इस पार्टी का ओहदेदार अब नहीं रहना चाहिए, मैं बतौर कारकुन वहां काम करूंगा उस जमात में, क्योंकि मैं खुद भी हार गया और मेरा पूरा जिला भी हार गया है। तो हमारे जो डिवीजनल प्रेसिडेंट हैं दो जमातों के जी, इनका कोई रद्द अमल आप मलिक साहब आपके सामने है? रफाकत अली गिलानी साहब का मैंने सोशल मीडिया पे बयान देखा है और वो उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम की और अपने कारकुनान को उन्होंने तसल्ली दी है कि हमें जिद्दोजहद जारी रखनी चाहिए और हम सियासी मैदान में मौजूद हैं। तो बाकी रहा जिस रवैये की आप बात कर रहे हैं, अभी हम उस जमहूरी दौर में नहीं दाखिल हुए जो शिकस्त के बाद उसकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफे वाला मामला होता है। नहीं, फिर इसका मतलब है मलिक साहब, मैं तो फिर ये समझता हूँ ना कि ये जो ओहदे इनको मिले हैं, ये इनकी काविशों और इनके जो वर्कर क्लास जो थी उनकी तरफ से ये ओहदे नहीं है, ये तो फिर इनको नॉमिनेट किया गया है। इसमें तो शक तो नहीं है, पहले दिन से हम इस पे बात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट है दोनों सर, ये नामजद है ना, नामजद हो गए ना, फिर है ही नामजद।
ये पहले दिन से हम ये बात कर रहे हैं कि इनसे ये सवाल बनता है कि आप अपनी नाक़िस कारकर्दगी का कोई तजिया, कोई जायजा, कोई बताए ना, बताए कि भी क्यों हारे, वजूहात सामने रहे। जब पार्टी उनसे पूछेगी तो वो हमको बताएंगे, ठीक है, लेकिन कम से कम कारकुनों को तो इनसे पूछना चाहिए था कि यार हम क्यों हारे। कारकुनान उनसे पूछ रहे हैं और वो कारकुनान को बता रहे हैं। इसमें अब सवाल ये है कि इनकी शिकस्त, उसकी वजूहात हुई और वो हार गए। अब बात आगे बढ़नी है और वो बात बढ़नी है कि पंजाब में और मरकज में हुकूमत साजी की और लिया के 2 अरकान कौमी असम्बली और 5 अरकान सूबाई असम्बली, ये क्या करेंगे? अब देखें, ये तमाम के तमाम पीटीआई की हिमायत याफ्ता है, ठीक है, मगर यहाँ एक बात बड़ी क्लियर है और वो ये है कि हाजी अब्दुल मजीद खान न्याजी साहब पूरी इंतखाबी मुहिम में वो शहाबुद्दीन खान सीर साहब के खिलाफ कंपेन करते रहे। अपने वीडियो, चूंकि हल्के में तो मौजूद नहीं थे, मगर वो सोशल मीडिया के जरिए अपने वोटर्स और हल्के के शहरियों से बार बार अपील करते रहे कि शहाबुद्दीन खान को वोट न किया जाए। चूंकि ये सारी बात वाज़ेह है सबूत के साथ कि दोनों नौमुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के दरमियान जो बाहमी ताल्लुकात हैं वो स्मूथ नहीं है, और इस बात का एहसास अब पीटीआई की लीडरशिप को भी है। और दोनों अरकान कौमी सूबाई असम्बली के दरमियान वर्किंग रिलेशन कायम करने के लिए मेरी इत्तला के मुताबिक बैरिस्टर गौहर साहब ने कोई मुदाखलत की है और इनको उन्होंने इस्लामाबाद में बुलाया भी है। 1-2 दिन में ये शायद इस्लामाबाद में चले भी जाएंगे और इनके दरमियान जो मुतनाज़ा मामलात हैं उनको हल भी किया जाएगा, ताकि पार्टी जो इस वक्त हुकूमत बनाने की तरफ पेशकदमी कर चुकी है उसमें उन्हें एक एक आदमी की ज़रूरत है। अगर ये इख्तिलाफात कायम रहते हैं तो शहाबुद्दीन सीर पे तो न्याजी साहब पहले ही इल्ज़ाम आयद करते हैं कि उनके घरों में तो छापे पड़ रहे हैं और शहाबुद्दीन सीर साहब तो आज़ाद हैं, इन्हें तो फ्री हैंड मिला हुआ है। वो तो उन्होंने बताया भी है ना कि वो उन्होंने कोई लिख पढ़ करके दी हुई है जी, वो ये बकौल मजीद न्याजी साहब के, हमारा तो इसमें कोई लेना देना नहीं है ना, हमारे पास इस बात का कोई सबूत है। ये इतना ही काफी है कि ये बात न्याजी साहब उन पे कर रहे हैं और उनका एविडेंस के साथ कर रहे हैं। मलिक अजहर साहब कहते हैं कि पीर सकरैन साहब ने तो खुद अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। सभी ने कर ली, सबने कर ली है भाई। मलिक अजहर साहब सब ने अपनी अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। आवाज थल आपको सलाम पेश कर रहे हैं और वो कहते हैं बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम। अच्छा, आज हमारे साथ नए व्यूअर आए हैं, मुफ्ती ज़काउल्लाह औलख साहब। औलख साहब नए व्यूअर नहीं है, ये इलेक्शन में मसरूफ रहे और इलेक्शन मुहिम में मसरूफ रहे। BP 279 में ये मुबशर नईम चौधरी साहब की इलेक्शन मुहिम में ये इनका कुलीदी किरदार है, मौजूद रहे और उस फुर्सत के बाद अब ये हमें ज्वाइन किया। ठीक हो गया, इन्होंने आपको जी वालेकुम सलाम मुफ्ती साहब सलाम पेश किए हैं। वालेकुम यहाँ मुफ्ती ज़काउल्लाह के तवस्सुत से ज़िले अमीर जमात इस्लामी से गुजारिश करते हैं कि उन्होंने जमात इस्लामी के उम्मीदवारान ने जितने जितने वोट लिए हैं वो भी इस पर कोई मीडिया को ब्रीफिंग देने का कोई बंदोबस्त करें। नहीं वोट जो है ना साहब, इस हवाले से मैं आपसे ये थोड़ा सा अर्ज करूं कि ये एक अलग चैप्टर है और वो चैप्टर शेख साहब ये है कि 2024 के आम इंतखाबात में जिला लिया के 7 हल्का जात में दीनी जमातों से वाबस्तगी रखने वाले उम्मीदवारान की कारकर्दगी, ये मौजू वाकई एक अलग मौजू है और इस पर काम हो सकता है। और कि उसमें जमात इस्लामी इंतखाब में मौजूद थी, जमीयत उलमा इस्लाम मौजूद थी, तहरीक लबैक मौजूद थी और जमीयत मरकजी अहले हदीस जो है मुस्लिम लीग के नाम से वो भी मौजूद थे। तो ये सारे दीगर भी लोग मौजूद थे, अवामी तहरीक भी मौजूद। बिल्कुल। आवाज थल आपसे पूछ रहे हैं कि मरकज में किन की हुकूमत बनते देख रहे हैं? मरकज में जो है ना मखलूत हुकूमत बनेगी पीडीएम की तर्ज पर, ये तो सबको पता है। तो इसमें जो इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है ना वो ये चल रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना वो इस दौर में आगे है, जो मैं समझता हूँ जी मरकज में। तो चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम की मजबूरी बन गई है हुकूमत बनाने के लिए, अब ये लेन देन और ले दे हो रहा है जी।
कि भाई आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंसी में चले जाए, वो कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम बन जाए जी। तो ये है असल, मैं समझता हूँ इसी इसमें जो है ना मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है ना खींचातानी है कि कौन वजीर आजम पाकिस्तान कौन सी जमात का होगा। देखें जी, इनके दरमियान मामला जो है वो सेटल हो सकते हैं। और दूसरा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मैंने देखा है या एक इधर उधर अच्छा डेवलपमेंट है ताजा तरीन। हाँ जी, वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जो हमारे हिमायत याफ्ता हैं पीटीआई के और पीटीआई के लीडर्स के साथ भी उन्होंने गुफ्तशनीद का सिलसिला शुरू किया। मैं यहाँ पर अपने नाजरीन को ये जरूर बताना चाहूंगा कि ताजा तरीन डेवलपमेंट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पे अली मोहम्मद खान को नामजद कर दिया है और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए उन्होंने नाम फाइनल किया है गंडापुर साहब का। असद कैसर साहब के भाई का भी नाम मुतवक्किल उम्मीदवार की फहरिस्त में शामिल था, लेकिन आज शाम को बल्कि अभी लेटेस्ट जो है उसके मुताबिक उन्होंने अली अमीन गंडापुर का नाम जो है बतौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा फाइनल कर दिया है। बाहर इसमें ना जी एक बात मैं चाहता हूँ, हो सकता है आगे चल के तब्दीलियां हो जाएंगी। इसमें एक बात बड़ी ख्याल रखने की जरूरत है कि वजीर आजम तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान बनाए या मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी जमात के तौर पर कोई भी नामजद हो जी। इस वक्त वतन अजीज के जो मौरूजी हालात हैं उनका तकाजा ये है कि हम किसी और खैंचतानी, ग्रुपिंग, हार्स ट्रेडिंग, बेचैनी और बहरान के मुतहम्मल नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसे अगर ये सूरत हाल रहती है और अपनी अपनी हुकूमत साजी के लिए वही फिर मंडियां लगती हैं तो फिर मुल्क के लिए कोई खैर की तवक्को इस इलेक्शन के नतीजे में भी बरामद होने की तवक्को नहीं की जा सकती। देखिए मेरे ख्याल में मंडियां जो है ना वो तो शायद लगने का इम्कान कम हो गया है, अब ज्यादा है। वो इसी मैं आपसे अर्ज करूं वो इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है अपने जो मुंतखब मेंबरान है उनको बुला लिया है और उनके साथ मुशावरत तकरीबन उनकी टेलीफोनिकली हो गई होगी, अब फिजिकली इकट्ठे हो रहे हैं, राब्ते में है और वो भी अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। तो जाहिर है जो जिन्होंने बहुत ज्यादा मुश्किलात देखी हुई है फील्ड में जैसे अमर मजीद नियाजी साहबा, मजीद हम अपने हल्के की बात कर लेते हैं, मलिक नियाज साहब ने गिरफ्तारियां देखी हैं, जेलें देखी हैं, शदीद मुश्किलात देखी हैं। मेरे ख्याल में जो मुश्किलात देख चुके हैं बहुत ज्यादा, उनके तो इधर उधर जाने का कोई इम्कान नहीं है। हमारे यहाँ सियासत में कोई हर्फ आखिर नहीं है चीज जी। देखिए कभी एक दौर हुआ करता था, आपको याद है कि पीपल्स पार्टी और गुजरात के जट बिरादरान के दरमियान कितने इख्तलाफात हुआ, ठीक है। बिल्कुल। आज एक मरतबा फिर जरदारी साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब की मुलाकात का इतलात आ रही है। देखिए सियासत में कोई चीज भी हर्फ आखिर नहीं है, ताहम जो बाउंडिंग है कि जितने दिन के अंदर अब पार्टी पोजीशन डिक्लेयर करनी है तो उसका तकाजा यही है कि जो आज़ाद मेंबरान है वो अपने आप को डिक्लेयर करेंगे। ताहम अभी चूंकि मामला अदालत में ज़ेर समाअत हो गया है और इंतखाबी नताइज को तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता कई जो लूजर्स हैं उन्होंने चैलेंज किया है और उस पर अदालत ने नोटिस भी जारी कर दिया है आरोज को 12 तारीख का विद रिकॉर्ड। तो अली बाकर नजफी साहब जो है उसकी समाअत करेंगे। अभी कुछ दिन सूरत हाल और चलेगी, बिल्कुल चलेगी ये वाज़ेह होने में। ताहम इस दौरान जिला लिया के जो 5 MPAs हैं उनका रोल जो है वो बड़ा ही अहम हो गया है आइंदा हुकूमत साजी में। और दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग के अकाबरीन हैं वो भी कोशिश कर रहे होंगे, बल्कि कर रहे हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इनके हमदर्दियां गेन करने की वो अपने तौर पर वो भी कोशिश कर रहे होंगे। जी फरीद साहब। बिल्कुल ऐसे ही है मलिक साहब के मेरी मालूमात के मुताबिक जो है हमारे जो MNA लिया है वो जो है ना उन्हें क़यादत ने बुला ली है, उनकी अपनी क़यादत ने, और वो मंजर आम पर भी इस वक्त नहीं है क्योंकि तमाम उम्मीदवारों के डेरों पर मुबारकबादी का सिलसिला शुरू है
अवैस नियाज जखड़ जो है वो इस वक्त मंजर आम पर नहीं है। वो जाहिर हाँ जी। पार्टी हिकमत अमली के तहत शायद कहीं तकरीब में गए हों या किसी इजलास में गए हों, तो अभी हम इसको अभी यूँ नहीं कह सकते कि वो मंजर से आउट हो गए हैं। हाँ जी। किसी मजबूरी या किसी मसरूफियत की वजह से वो शायद आपकी उनसे मुलाकात ना हुई हो। यामिन गुजर साहब ने फरमाया है कि तमाम दोस्तों को सलाम, खुशबू तो हवा में बिखर जाएगी, मसला तो फूल का है वो किधर जाएगा। अगर मरकज और पंजाब में पीटीआई की हुकूमत ना बनी तो लिया के विनिंग्स किधर जाएंगे। लिया की तरक्की और खुशहाली उनकी कारकर्दगी पर मुनहसर है। और भाई यामिन गुजर साहब, अगर तहरीके इंसाफ की हुकूमत बनी तो यकीनी तौर पर ये सारे पांचों जो अराकीन सूबाई असम्बली हैं ये हुकूमती बेंचों का हिस्सा होंगे। अगर हुकूमत ना बनी तो ये लामहला अगर पीटीआई का हिस्सा हुए तो ये अपोजिशन में बैठेंगे और फिर लिया की डेवलपमेंट जो है वो सफर करेगी। और जो सबसे बड़ा जो हम देखते हैं, कल भी इस बात को जो है वो डिस्कस किया गया, वो ये है कि वो नौजवान जिसने दिल खोल कर वोट दिए और सर्दी गर्मी की परवाह किए बगैर उन्होंने इंतखाबी मुहिम चलाई, उनकी जो मायूसी है वो थोड़ी पैदा होना शुरू हो जाएगी। काशिम साहब, यकीनन मलिक साहब, बेचैनी में भी इजाफा ज़ाहिर है होना ही है, और इसके साथ साथ जो है सूरत हाल भी लम्हा बलम्हा तब्दील हो रही है। हाँ, और सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। अभी तक जो है महसूस ये हो रहा है कि मरकज पंजाब में मुस्लिम लीग की हुकूमत बनने जा रही है और मरकज में जो है पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों की हुकूमत, और हो सकता है कि जो इंतखाबी उज़रदारियां या वो हुई है, अगर उनमें वो कबूल हो गई तो फिर तहरीक इंसाफ भी मरकज में हुकूमत बना सकती है। मैं सब यहाँ जो है ना, मैं एक बात करूंगा कि इंतखाबात में धांधली के जिस तरह आपने शामी साहब की बात की है कि प्रेशर है देसी लिया के ऊपर या दीगर जो धांधली यहाँ कहीं हुई है, तो यहाँ जो हमारे वफाकी वुज़रा है ना, उन्होंने एक बात बड़ी खूब की है। उन्होंने कहा कि अगर आजाद उम्मीदवारों का जीतना, क्या इस बात का सबूत नहीं है कि यहाँ धांधली नहीं हुई? नहीं, आजाद उम्मीदवार तो किसी और वजह से आजाद थे ना जी, कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से बल्ले का निशान ले लिया गया। ये और वजूहात नहीं, वो कहते हैं ना कि भी अगर धांधली बड़ी तादाद में उनका जीतना ये भी तो एक वो कहते हैं ना सबूत है ये। वो तो फरीदी साहब, ये नजमा बतूल नकवी साहब है जी, लिया की शहरी है, वो आपसे पूछ रही है कि लिया के किस किस मेंबर के लोटा बनने जा रहे हैं, यानी कौन कौन से मेंबर लोटा बनने जा रहे हैं। नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते। हम लोटे के इस्तेमाल इस फोरम पर नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते कि ये सवाल आया हुआ है, मैंने पढ़ दिया जैसे। अच्छा, इसमें ये है कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पांचों अरकान सूबाई असम्बली हैं, दो कौमी, उनकी खासतौर पे पांचों सूबाई जो एमपीएस हैं, उनकी जो माजी का एक रिकॉर्ड है, जिस तरह न्याजी साहब और शहाबुद्दीन साहब के इख्तलाफात, ये इख्तलाफात अगर हल ना हुए तो शहाबुद्दीन साहब हो सकता है वो अपनी नाराजगी का इजहार किसी और शक्ल में करें। दूसरी बात यह है कि अतर मकबूल साहब हैं और न्याज अपने गुरमानी साहब हैं, ये दोनों बिजनेस से रिलेटेड है, और बिजनेस जो है वो आपको पता है कि मुस्लिम लीग की जो लीडरशिप है उसका बिजनेस का एक अपना ग्रुप है, दोस्त है, फ्रेंड है, वो सियासी मैदान में भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। उनमें से कोई शख्सियत जो है इन दोनों पर असरअंदाज हो और ये उसको साथ शिफ्ट हो जाए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और चौधरी असगर अली गुज्जर साहब के दरमियान जाती ताल्लुकात हैं, और जब आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग की पार्लिमानी पार्टी का जब इजलास हो रहा था तो उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने लिया के जो लीगी कायदीन गए हुए थे उनसे पूछा कि चौधरी असगर अली गुज्जर साहब कहाँ हैं। उन्होंने दो का नाम लिया था, मलिक गुलाम हैदर का भी लिया था और चौधरी असगर का भी लिया था। चौधरी असगर अली गुज्जर साहब का नाम उन्होंने बतौर खास लिया कि वो कहाँ हैं। ठीक है, तो मियां साहब भी राब्ता कर सकते हैं, और उसके अलावा चौधरी जाफर इकबाल गुज्जर साहब मुस्लिम लीग की जो मरकजी क़यादत में शामिल है वो भी गुज्जर है, और गुज्जर काफी सारे दोस्त मुस्लिम लीग की टॉप रैंकिंग लीडरशिप में मौजूद है, वो भी चैनल इस्तेमाल हो सकता है। ताहम ये अभी मैदान खुला है,
और पीटीआई के जो लोग हैं, क़यादत है, वो अपनी हुकूमत के लिए कोशिश कर रहे हैं और मुस्लिम लीग की लीडरशिप अपनी हुकूमत के लिए कोशिश कर रहे हैं। मगर हमारे एक मरतबा फिर प्रोग्राम के एंड में एक मरतबा फिर हम यही अर्ज करेंगे कि हुकूमत किसी की भी बने, मुल्क को किसी नए बहरान का शिकार ना बनाया जाए। उसके लिए तमाम सियासी जो जमातें हैं, कायदीन है, वो एक दूसरे को के साथ बाहमी एहतराम की बुनियाद पर एक दूसरे को स्पेस देकर आगे बढ़े और सियासी इनिंग्स अपनी पूरी करें। जी बाकी मलिक साहब यहाँ सबसे पहले पाकिस्तान देखे ना, आसिफ अली जरदारी भी मुतहर्रिक हो चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के कायदीन भी मुतहर्रिक हो चुके हैं, और जिस जिस जमात में जिस जिस के साथ एफिलिएशन मौजूद है तो वो अपने अपने रूट्स उधर इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह जो है, जिस तरह आपने चौधरी असगर अली गुज्जर का बताया, इसी तरह मलिक नियाज अहमद जखड़ जो है वो पुराने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे हैं, तवील अरसा उन्होंने एमएनए रहे हैं उनके, तो उनके दोस्त अब अबूतर भी हैं, तो लामहला रूट्स तो तमाम इस्तेमाल, जब तक ये आजाद कैंडिडेट का ठप्पा इनके ऊपर मौजूद है तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन किधर चला जाएगा। वो जाहिर है, हर बंदा फिर कोशिश करे, हर पार्टी कोशिश करे। अच्छा, फिर हमारी तो सिर्फ यहाँ हमारे जो नौ मुंतखब उम्मीदवारान हैं, एमएनए एमपीएस हैं, हमारी तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि लिया के बेहतर मफादात के लिए फैसला करें, लिया के बेहतर मफादात के लिए फैसला करें और लिया की आवाम की मसाइल और मुश्किलात के खात्मे के लिए। हम ये नहीं कहते कि आप और लिया के मसाइल और लिया की जो मुश्किलात क्या है, लिया डिवीजन है, लिया मेडिकल कॉलेज है, लिया इंजीनियरिंग कॉलेज है, एमएम रोड को दोराया बनाना है, लिया को सीपीआर के साथ मुंसलिक करना है, दरिया सिंध पर पुल की तामीर तो हो चुकी, उनको फाल करने के लिए राब्ता सड़कें बनाना है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लिया को अपग्रेड करना है, लिया का जो हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है उसमें ऐसी चीजें फाल करनी है, इंस्टॉल करनी है ताकि लिया से मरीज जो है और जख्मी उनकी रेफरेंस रुक जाए। लिया का जो लिया यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी बन गई, उसमें जो शॉर्ट फॉल्स है उनको दूर करना है ताकि यहाँ बच्चों को घर के नजदीक जो है आला तालीम मैसर आ सके। थल कैनाल की रिमॉडलिंग है, हमारे सीवरेज का सिस्टम है और नहरी पानी की कमी है, हमारे तो गिनती के चंद मसाइल है और ये मसाइल हमारे नौजवानों के जिम्मे है, नौजवानों को लिए की बागडोर संभाल दी है। प्रोग्राम के आखिर में मैं जो लेटेस्ट फिगर आया है कि किस पार्टी के पास कितनी सीटें हैं वो मैं बता देता हूँ। इंतखाबात 2024 कौमी असम्बली के 100 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार हैं। ये दो किस्म के आजाद उम्मीदवार हैं, एक वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे, उनकी तादाद 92 है, और 8 वो है जो बिल्कुल आजाद थे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता नहीं थे, ना मुस्लिम लीग के, ना पीपल पार्टी के, ना उनके। अच्छा, उसमें जो है इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं वो 73 है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त जो सीटें हैं वो 54 हो गई हैं, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास इस वक्त जो फिगर है वो 17 का है, और जमीयत उलमा इस्लाम के पास जो फिगर है इस वक्त वो 3 है। मौलाना फजल रहमान भी पेशिन से जीत चुके हैं, मेंबर कौमी असम्बली बनने जो है वो उनका भी जो है वो फाइनल हो गया रिजल्ट। इसी तरह जो जहांगीर तरीन की जमात है या रफाकत गिलानी साहब की जो जमात है इस्तेकाम पार्टी वो जो है 2 नशिस्तों पर है, और एक नशिस्त जो है वो नई पार्टी का आज ऐलान हुआ है, वो है मुत्तहिदा वादतुल मुस्लिमीन MWM, उनकी एक नशिस्त जो है वो पारा चनार से आज डिक्लेयर हुई है। तो यूं जो है ये पार्टी फिगर है लेटेस्ट जो आपके साथ। बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में शरीक हुए चौधरी नदीम नज़ीर साहब, उस्ताद मोहतरम, आपको वेलकम करते हैं और सलाम पेश करते हैं। मुबशर नईम चौधरी साहब, आपने गुना मसरूफियात में वक्त निकाला। इरशाद अहमद चौधरी साहब, मोहम्मद यूसुफ साहब, नजमा बतूल साहिबा, यामिन गुज्जर साहब, राय अब्दुल रशीद खलल साहब, तालिब जखड़ साहब, मलिक हसनैन अहमद जूता साहब, आवाज़ थल तालिब जखड़, मोहम्मद सलीम साहब, मलिक अजहर साहब, कारी समीउल्लाह साहब, मोहम्मद जावेद आवान साहब, मुफ्ती ज़काउल्लाह साहब, मसूद इलाही मलिक साहब, तारिक सलीम, राना सुल्तान महमूद अख्तर,
मुनीर अहमद खोकर साहब, और जनाब वाला प्रोग्राम में शरीक है मुनीर खान साहब और वकास अलवी साहब, और दीगर बहुत सारे दोस्तों ने अपनी गुनागुन मसरूफियात में से वक्त निकाला और प्रोग्राम में शिरकत की। आप तमाम शख्सियात को दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इससे पहले कि आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो, बहुत शुक्रिया इनायतुल्लाह काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया अब्दुल फरीदी साहब, बहुत शुक्रिया मुनीर अहमद खोकर साहब। फ्रेंड्स, इस ख्वाहिश और इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हों अपने हिस्से की शमा जलाते रहें, अपने प्रोग्राम मेज़बान मकबूल इलाही को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।